तब भी इधर भी काफ़ी कुछ क्या किए हैं, एक बार देख लिए हैं, है ना। मैनुअल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग क्या किए हैं, याद रखना यार, उसको उनको तैयार करो क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनुअल, याद रखना। और ऑटोमेशन में तो तुम्हें क्या है, हेल्प भी मिल जाएगी। ऑटोमेशन में जैसे कोड करवाएगा, कुछ करवाएगा, उसमें तुम्हें क्या मिल जाएगी, हेल्प भी मिल जाएगी। इसीलिए लेकिन जो मेन चैलेंज है वो ये है जो मैनुअल की चीज़ें पूछेगा, जो मैनुअल की चीज़ें पूछेगा, ये पहले तैयार करो। इंटरव्यू का मान के चलना, ये बेसिक क्राइटेरिया है क्या, मैनुअल, ठीक है। तो ये 100% चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और ऑटोमेशन में हमारे पास दो ऑप्शन थे ना। अच्छा, VS कोड तो हम लोगों ने सबने क्या है देखा ही है ना। हमारे सबके सिस्टम पे क्या है, VS कोड है। और यहाँ से हम प्लेराइट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्लेराइट का यूज़ करके हम कोई एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। लैंग्वेज यूज करेंगे तो लैंग्वेज क्या है, जावा स्क्रिप्ट। लेकिन फिर याद रखना है, मेन याद रखना भाई, देखो जो लोग सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पढ़े हैं तो उनको तो पता है कि जावा स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में कोई भी वेरिएबल यूज़ करो, कोई भी वेरिएबल क्या करो, यूज़ करो, तो उस कंडीशन में तुम्हें वेरिएबल का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। बट जावा में बताना पड़ता है। ये जावा और जावास्क्रिप्ट का सबसे मेन बेसिक क्या है, डिफरेंस है। लेकिन इसके बाद एक और लैंग्वेज है, तुम लोग तो देखे हो, टाइप स्क्रिप्ट। कौन सी लैंग्वेज, टाइप स्क्रिप्ट। वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनाई गई है। इसमें क्या है, हम चाहें तो वेरिएबल का टाइप बता सकते हैं। वैसे भी वेरिएबल का टाइप बताना हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है, ये कभी भी बुरा नहीं होता। जैसे मान लो अगर एक वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल, अब अगर हम लिख दें लेट nm इक्वल्स टू 100, अब हमने यहाँ इसका क्या किया, वैल्यू बता दी लेकिन टाइप नहीं बताया। ये किसका तरीका है, ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है। अब इससे ये है कि nm है, वेरिएबल है। अच्छा ये बताओ, nm का टाइप क्या है, हाँ अभी ये क्या है, नंबर है। पहली बात तो पहले से कोई प्री डिफाइंड इसका टाइप नहीं है, बस लिखा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में टाइप नहीं होता। इसके बाद एक कंसेप्ट आया था कि अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस तरह से। ये सिंटैक्स किसका है, टाइप स्क्रिप्ट का, कि आप वेरिएबल का। लेकिन याद रखना, अगर यही चीज़ जावा वाले लिखते तो ऐसे लिखते, इंट nm इक्वल्स टू 300, ऐसे लिखते। और यही जब कौन लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट वाले, तो इस तरह से लिखते हैं, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट वाले। तो लेट, पहली बात तो ये लोग 100% है क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं, नाम देते हैं, नाम के बाद कोलन लगाते हैं, कोलन के बाद क्या लगाते हैं, क्या बताते हैं, टाइप, और फिर बराबर करके वैल्यू डालते हैं। ये टाइप स्क्रिप्ट है और ये क्या है, जावा है भाई। देखो लेकिन कंसेप्ट तो सेम है ना, यहाँ भी टाइप बताना है और यहाँ भी टाइप बताना है। और एक बहुत बेसिक डिफरेंस याद रखना, सब लोग जो जावास्क्रिप्ट, जैसे जो लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो, तुम लोग जनरली मेन 3 वो देखे थे क्या, डेटा टाइप। जैसे क्या था, नंबर, जावास्क्रिप्ट वालों के पास क्या होता है, नंबर होता है, और इसके बाद स्ट्रिंग होता है, और इसके बाद क्या होता है, बुलियन होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी होता है और होते हैं। लेकिन मेन जो है ये डेटा के लिए क्या है, 3 डेटा टाइप है, कौन से, बुलियन, स्ट्रिंग और क्या, नंबर। लेकिन अगर जावा में जाओ तो जावा में सिर्फ नंबर के लिए 6 डेटा टाइप होते हैं। क्या होते हैं, 6 डेटा टाइप होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में या टाइप स्क्रिप्ट में क्या होते हैं, सिर्फ मान के चलो टोटल जावा में 8 डेटा टाइप होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो यहाँ मेनली क्या है, सिर्फ 3।
जैसे नंबर अब नॉर्मल नंबर भी रख सकता है, दशमलव भी रख सकता है, सब कुछ संभाल सकता है। कौन सा डेटा टाइप? नंबर। लेकिन जावा में ऐसा नहीं था। अगर तुम इंट लिख के एनएम लिख के और लिख देते 300.56, तो अब ये क्या दे देता जावा वाला? एरर। कहता भाई ये तो तुम क्या रख रहे हो? दशमलव। दशमलव के लिए डेटा टाइप इंट नहीं है, क्या है? डबल है। क्या है? कहता ये डबल लिखोगे तब सही माने। ये किसका तरीका था? जावा का। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहता है भाई आप सिर्फ टाइप बताओ और इसके बाद उसके अंदर कोई भी वैल्यू रख सकते हो। क्लियर है ये? और चलो अच्छा एक काम करते हैं, ये इसमें अगर टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठ जाए तो क्या वापस ला सकते हैं? क्या करें? इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हाँ, तो package.json और टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिलीट हो जाए। डिलीट हो जाए तो फिर से देखो, ये फाइलें वैसे भी क्या हैं, हम पूरा लिखते थोड़ी ना है। इसका हमेशा सैंपल या टेम्पलेट नेट से क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। हाँ नहीं, हम बता रहे हैं कि अगर इस कंडीशन में अगर ऐसा होता भी है तो सिंपल सी बात है, ये जो है .json फाइल या जो भी है, इनका हमेशा क्या मिलता है? सैंपल मिलता है। या जनरली हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी से ये बताते हैं कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर जैसे हमें अपने लिए बनवाना होगा तो हम कहेंगे कि हम ऑटोमेशन के लिए क्या कर रहे हैं, प्लेराइट से ऑटोमेशन के लिए और टाइप स्क्रिप्ट के साथ हम चाहते हैं मेरे लिए पैकेज.json क्या करो, क्रिएट कर दो। तो पैकेज.json में ही रहता है कि कौन कौन सी। अच्छा एक चीज़, एक मिनट, जो लोग जावा वाले हो, तुम लोग मैवन यूज़ किए थे ना? सारी तुम्हारी जार वहाँ से आती थी। वैसे ही ये जो जावास्क्रिप्ट वाले हैं या टाइप स्क्रिप्ट वाले लोग, इनके पास भी एक ऐसे, जैसे वहाँ तुम लोग के पास मैवन था ना, इनके पास npm है, नोड पैकेज मैनेजर। अरे यार एक साइट जैसे तुम, अरे यार देखो एक मिनट, तुम लोग को प्लेराइट चाहिए था या कुछ भी चाहिए होता था तो कौन सी कमांड यूज़ करते थे? npm ना। याद रखना, तुम इन लोग की एक साइट थी, जानते हो क्या जावास्क्रिप्ट वाले, उसका साइट का यूआरएल था npm.js या npm नहीं npmjs.org। ये यही है कि नहीं यार? नहीं, एक मिनट, ये है। नहीं ये नहीं है यार, वही ऊपर वाला ही है, यही है npmjs.com। तो जानते हो क्या है इस साइट पे? तुम्हें बड़ी सादी सी वो दिख रही है, इसके अंदर लाखों भी हम कम बोल रहे हैं, 10-20 लाख जावास्क्रिप्ट की बनी हुई कोड वो है, लाइब्रेरी या टूल्स हैं। जैसे जो तुम्हारा प्लेराइट है वो भी यहाँ है। और ऐसे सिर्फ मतलब देखो यार, जावास्क्रिप्ट का यूज़ तो बहुत पर्पस से हो रहा है ना। डेवलपर भी यूज़ कर रहा है, टेस्टर भी यूज़ कर रहा है, डिज़ाइनर भी यूज़ कर रहा है, एआई वाला भी यूज़ कर रहा है, अलग अलग पर्पस से यूज़ कर रहा है। तो यहाँ ऐसी जावास्क्रिप्ट में बनी, जैसे प्लेराइट भी जावास्क्रिप्ट की क्या है, एक एपीआई या एक लाइब्रेरी है। ऐसी प्लेराइट जैसी यहाँ छोटी बड़ी लाखों क्या है लाइब्रेरीज हैं। तुम लोग देखो जब यूज़ करते हो तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हो? प्लेराइट चाहिए होता है तुमको ना। तो वो प्लेराइट कहाँ से आता है? याद करो, जब तुम लोग अपने सिस्टम पे प्लेराइट चलाते थे तो पहली शर्त थी तुम्हारी कि तुम्हारा इंटरनेट क्या है, तुम इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। तुम लोग तब यहाँ क्या करते थे, ये लोग लिखते थे npm और इसके बाद लिखते थे कि क्या इनको चाहिए, नेट से कनेक्टेड रहते थे तो इनका डाउनलोड करके ले आता था। एक रास्ता ये है इनके पास। दूसरा रास्ता ये है कि ये बनाए क्या, एक जैसे ये इनका क्या है, एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बनाए जिसका नाम रखें पैकेज.json, और उसके अंदर जाके लिख दें कि इनको कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए।
तो नेट से कनेक्टेड रहेंगे तो ये जाएगा वहाँ से डाउनलोड करके ले आएगा। और यही सेम फीचर तुम जावा वालों ने भी यूज़ किया था ना। तुम लोग यूज़ कर रहे थे क्या, मैवन। ये लोग यूज़ किया करते थे क्या, मैवन। जैसे तुम लोग का URL था npm.js.com, इन लोगों का था हाँ क्या था, हाँ mvnrepository.com। यहाँ क्या है, कुछ अलग नहीं, यहाँ भी लाइब्रेरीज हैं, प्लेराइट की भी लाइब्रेरी यहाँ है, लेकिन सब कुछ यहाँ किस में है, जावा में। यहाँ सब कुछ इसमें है जावा। प्लेराइट ढूंढो मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो मिलेगा उसको यूज़ करोगे तो किस में यूज़ करोगे, जावा में यूज़ करोगे। देखो मिला कि नहीं, प्लेराइट मेन लाइब्रेरी, ये देखो प्लेराइट, ये देखो प्लेराइट मेन लाइब्रेरी, मिला कि नहीं मिला। तो जावा वालों के लिए जो टूल था वो कौन था, मैवन था। उनकी साइट जहाँ से चीज़ें आती थी वो कौन था, mvnrepository.com था। और जावास्क्रिप्ट वालों के लिए कौन है, npm, नोड पैकेज मैनेजर। और ये क्या करता है, ये चीज़ें ले आता है कहाँ से, npm.js.com। यहाँ से जो लाइब्रेरी जो टूल मिलेगा वो किस लैंग्वेज में लिखा गया होगा, जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट में। और वो मैवन वाले से तो वहाँ से जो करोगे वो कोड किस में मिलेगा, जावा में मिलेगा। इसीलिए देखो इस बैच वाले क्या मैवन पढ़े थे, तो ये लोग क्या यूज़ करते थे, ये लोग क्या मैवन यूज़ करते थे। और तुम लोग जावास्क्रिप्ट देख रहे थे, इसलिए तुम क्या यूज़ कर रहे थे, तुम npm यूज़ कर रहे थे, npm.js। और ये लोग नाम रखे थे npm, इन लोग का था नोड पैकेज मैनेजर, जो आपको जो लाइब्रेरी जो चीज़ चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। चलो अच्छा ठीक है। और ये बताओ, अच्छा कोड लिखना तो पता है ना तुम लोगों को भी। अच्छा ये बताओ ये क्या है, फंक्शन। और फंक्शन का नाम रख देते हैं, सपोज करो क्या, ऐड, इस तरह से करते हैं। और ये, और यहाँ पे चाहे तो क्या कर सकते हैं, इनकी तो नहीं यहाँ चलता, यहाँ क्या चलता है, लेट num1। अगर टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो क्या लिखना चाहिए, नंबर इक्वल्स टू क्या, 2000। ये अच्छा ये बताओ, सब छोड़ो। तो भाव देखो सब लोग, ये कोड समझ में आता है क्या, कुछ बहुत बड़ी बात लिखी है नहीं। एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, ऐड, और अंदर क्या प्रिंट कर रहे हैं, हेलो। ठीक, चलाएं, ये चलेगा। देखो ये फंक्शन है, डायरेक्ट नहीं चलता, जब कॉल होता है तब चलता है। अब चलेगा। क्या आ गया, हेलो। ये सबको समझ में आ रहा है। और लेकिन एक बात याद रखो भाई, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट वालों को तो ये नई चीज़ नहीं लग रही, वो जानते हैं। लेकिन जावा वालों याद रखो, जावा में फंक्शन नहीं होता। जो जावा पढ़े हैं, जावा सेलेनियम पढ़े हैं, उनके यहाँ फंक्शन नहीं होता था। वो लोग सिर्फ क्या बनाते थे, क्लास के अंदर क्या बनाते थे, मेथड। जावास्क्रिप्ट वालों के साथ क्या था, उनके पास सारे ऑप्शन थे। चाहे तो फंक्शन ना बनाए, सीधे कोड लिख दें। चाहे तो फंक्शन बनाए, फंक्शन में कोड लिख के फंक्शन क्या कर लें, कॉल कर लें। चाहे तो क्लास बनाए, या पहले सुनो, चाहे तो रेडीमेड ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर मेथड बना के उसके अंदर कोड लिख लें। चाहे तो क्लास बनाए, क्लास के अंदर
मेथड बनाए, मेथड के अंदर कोड लिखने। उनके पास 4 ऑप्शन थे, किसके पास? जावा स्क्रिप्ट वालों। लेकिन जावा वालों के पास ये 4 ऑप्शन नहीं थे, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि वो क्लास बना के उसमें मेथड बना के ही कोड कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोड करने का कोई रास्ता नहीं था। तो याद रख लो, फंक्शन का कंसेप्ट जावा में नहीं है, क्योंकि जावा में कोई भी चीज़ बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? क्लास में। बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? क्लास में। तो जब कोई भी फंक्शन, मतलब जब उसे तुम क्लास में बनाओगे तो उसे फंक्शन नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा क्लास का मेथड। तब तो एक क्लास से क्या हो गया? बंध गया। जब ये देखो फंक्शन है, ये किसी क्लास से बंधा हुआ नहीं है, ये भी एक बॉडी है जिसमें कोड लिखा जा सकता है। मेथड भी एक बॉडी है जो कर्ली ब्रैकेट पे शुरू होती है, कर्ली ब्रैकेट पे क्या होती है? खत्म होती है, और बीच में कोड लिखा जा सकता है। लेकिन जो मेथड होता है वो एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट से क्या होता है? बंधा होता है। तभी याद करो, किसी क्लास या ऑब्जेक्ट का मेथड यूज़ करना होता है तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के क्या कॉल करते हो? मेथड, क्योंकि वो मेथड ऑब्जेक्ट से बंधा होता है। ये फंक्शन है मेरे भाई, ये किसी ऑब्जेक्ट, किसी क्लास से बंधा हुआ नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन ये चीज़ जावा में नहीं है, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में होती है। देखो क्लियर है ये। अब यहीं पे आते हैं, तो इतना तो सबको पता है। अच्छा, अगर मान लो ये फंक्शन है, चलो ठीक है, चलो, लेकिन एक बात याद करो, ये फंक्शन कॉल किया ना, इसी फंक्शन को हम एक और तरीके से बनाएं। ध्यान से देखना, यही काम, यही फंक्शन हम बना रहे हैं जिसका काम है क्या? हेलो करना। ये बताओ, ये फंक्शन क्या कर रहा था? हेलो ही तो प्रिंट किया ना। हम एक और बना रहे हैं, देखना ध्यान से, क्या लिख रहे हैं? या चलो मन करे तो लिख देते हैं क्या? तो तुम कहोगे सर जी आप तो बना रहे हो क्या? वेरिएबल। वेरिएबल बनाते हो तो लेट लिखते हो, अगर आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो तो क्या लिख देते हो आप? कॉन्स्ट। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं जी, हम क्या बना रहे हैं? फंक्शन बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? फंक्शन बना रहे हैं। अब अच्छा चलो कॉन्स्ट लिखा और यहाँ लिख दिया क्या? तुम कहोगे नहीं सर ये तो वेरिएबल जैसा है, जावास्क्रिप्ट वाले यही तो लिखते हैं, कॉन्स्ट लेट या कॉन्स्ट लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं क्या? वेरिएबल का नाम। हमने लिख दिया क्या? ऐड। हम कह रहे हैं ये वेरिएबल नहीं है जी, ये क्या है? मेथड है। वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? मेथड है। ये कैसा है? फिर हमने लिख दिया बराबर। अब तो तुम कहोगे सर ये पक्का क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल ही तो बराबर करके देने साइड से क्या लेता है? वैल्यू लेता है। चलो अच्छा, फंक्शन होता है तो फंक्शन के अंदर एक चीज़ होती है ना, पैरामीटर होता है ना। फंक्शन हो चाहे मेथड, एक कंसेप्ट है किसका? पैरामीटर का। तो हम एक बार ये बात ये कह रहा है कि पैरामीटर, तो अगर मान लो पैरामीटर कैसे बनते हैं यार? ब्रैकेट से ना। फंक्शन के आगे ऐसे ब्रैकेट रहता है ना, तो लो कह रहा है अगर पैरामीटर नहीं होते तब भी ब्रैकेट होता है, लेकिन ब्रैकेट क्या होता है? खाली होता है। चलो इतना लिख लिए। फिर क्या लिखे देखो, तो हम कह रहे हैं यहाँ ये पैरामीटर लिख दिए और फिर क्या लिख दिए? बराबर। फिर देखो ये तीर जैसा नहीं लग रहा? तीर जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एरो जैसा, एरो या तीर। और इसके बाद लिख दिए कंसोल डॉट लॉग। तो ये भी क्या है? फंक्शन। उस कोड को वैसे भी लिख सकते थे, उस कोड को ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी को बोला गया जावास्क्रिप्ट में क्या? एरो फंक्शन। ये जब नेट पे जगह जगह कोड दिखोगे तो ऐसा कोड दिखाई देगा। चलो ये भी हटाते हैं। अच्छा पहले एक बार, अब एक थोड़ा आइडिया लगा, पहले अब इसमें इधर आते हैं। जैसे इधर फिर से आते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग बताओ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन बना रहे हैं, नाम क्या है? ऐड। चलो अच्छा एक काम करते हैं, इस ऐड फंक्शन में ध्यान देना। ऐड फंक्शन में भाई ये हम 2 नंबर जोड़ते हैं,
तो क्या करें, डायरेक्ट नंबर जोड़ना तो अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, पैरामीटर। तो हम लिखें क्या, num1 कॉमा num2, 2 पैरामीटर। एरर दे रहा है भाई, देखो टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप लिखो num1 कोलन क्या लिखो, नंबर, और num2 का देखो इसमें टाइप ऐसे लिखते हैं, जावा वाले तो पहले टाइप फिर नाम लिखते थे, लेकिन ये लोग लिखते हैं पहले वेरिएबल का नाम फिर कोलन फिर टाइप। दूसरा भी मान लो क्या नंबर है तो क्या लिख देंगे, नंबर। अब बताओ, बन गया एक फंक्शन। अब यहाँ अंदर आए, लिखे लेट क्या, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और कुछ करें, मान लो और लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ये समझ में आ रहा है क्या है, एक फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर है, 2 नंबर को जोड़ के प्रिंट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट है या टाइप स्क्रिप्ट है, एक सिंपल सा कोड है। लेकिन इसी को फिर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोड, जगह जगह देखने को मिलेगा, नेट पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, जब भी कहीं कुछ हेल्प मांगोगे तो ये वाला कोड तुमको बहुत दिखेगा। अब इसी को लिखने का, इसी कोड को लिखने का, सेम यही काम करने का दूसरा तरीका देखो, इसको कर देते हैं क्या, कहो पहले कमेंट, और लिखते हैं क्या, लेट, चाहो तो लेट लिख दें, कहो तो चाहो तो क्या लिख दें, कॉन्स्ट। नाम क्या रखना चाहते हैं, फंक्शन, हम देख लो ध्यान से, फंक्शन बना रहे हैं लेकिन स्टाइल अलग है, हैं? क्या नाम रखना चाहते हो, ऐड या माई ऐड, जो भी कहो वो रख दें, जैसे कहो तो लिख दें क्या, चलिए ऐड ही रख दी। इसके बाद देखो ये फंक्शन बना रहे हैं लेकिन बराबर लगा देते हैं यार, समझ रहे हो, यही अजीब लगता है। बराबर लगाने के बाद फिर कहते हैं पैरामीटर देना है, अब आगे क्या लगा लो, ब्रैकेट। बताओ पैरामीटर में क्या देना है, 2 पैरामीटर देने हैं, 2 नंबर, तो कहते हैं अब यहाँ ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख लो ना, नंबर कॉमा num2 कोलन नंबर, पैरामीटर का निपट गया। और इसके बाद क्या लगाओ, इक्वल्स टू, और फिर ऐसे कर दो, बन गया एक तुम्हारा एरो या तीर। और अब कह रहे हैं जी एक लगा लो क्या, करली ब्रैकेट, और अंदर लिख लो अपना कोड, जैसे ये देखो यार, इसी को बोलेंगे क्या, एरो फंक्शन। पहली बात तो ये मत सोचना कि ये बनाएंगे तो कुछ ये अलग काम कर देगा, वही काम करेगा लेकिन उससे थोड़ा सा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ये है एरो फंक्शन, और लोग यूज़ बहुत करते हैं, नेट पे ये कोड बहुत दिखाई देगा। अब ये दिखाई देगा तो कंफ्यूज मत होना, तब समझ जाना कि ये क्या बनाया है, एक फंक्शन है। ये मत सोचना कि ऐड एक वेरिएबल है ना, ऐड क्या है, फंक्शन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये ट्राई करके देखो ना, क्या ऐड कॉल कर लिया, कितने पैरामीटर है, 2, चलाएं। आ गया ना 800। तो ये कोड पहचानना सीखो भाई। प्लेराइट के फ्रेमवर्क में एरो फंक्शन हर टेस्ट केस में मिलेगा। क्या मिलेगा, एरो फंक्शन लिखने की स्टाइल ये नहीं, अब सिंक का सिंक तो हम उसको क्या करते हैं, फिर बनाते हैं, वो तो बाद की बात है। सिंक असिंक तो हम क्या कर सकते हैं, तुम लोग को तो बताएं जावास्क्रिप्ट में असिंक, तो किसी भी फंक्शन को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, असिंक बना सकते हैं। तो वो तो हम चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, किसको, एरो फंक्शन को भी क्या बना सकते हैं, असिंक बना सकते हैं। बात ये नहीं है, ये देखो इसका सिंटैक्स पहचानो,
हम लोग को जनरली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फिर पैरामीटर देंगे, कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से। ये इस तरह से काम करता है कि आप वेरिएबल लिखोगे, वही कॉन्स्ट लिखोगे, फंक्शन का नाम जो नाम देना चाहते हो बराबर, फिर क्या दोगे, पैरामीटर। अगर पैरामीटर नहीं है तो क्या दे दोगे, खाली कर दोगे, फिर एरो, फिर कर्ली ब्रैकेट पे शुरू करोगे, कर्ली ब्रैकेट पे क्या करोगे, खत्म करोगे। ये भी फंक्शन ही है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन। अच्छा, मान लो अब तुमको क्या लेना है, रिटर्न लेना है। चलो नाम बदल देते हैं यार, ऐड की जगह नाम रख देते हैं क्या रख देते हैं, माई ऐड। इसलिए क्योंकि इसको भी ओपन करना चाह रहे हैं। ये क्या है, ऐड है। ये जो फंक्शन है क्या कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं ना, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर लेकिन कुछ फंक्शन से रिटर्न लेना होता है तो आप क्या लिखते हो, रिटर्न और वैल्यू का। जैसे आपको रिजल्ट लेना है तो रिटर्न लिखोगे, क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे। लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट वाले सही कोडर हैं वो देखो, ये रिजल्ट है ना, और अच्छा रिजल्ट का टाइप क्या है, रिजल्ट का टाइप क्या है, हमने यहाँ लिखा नहीं है ना क्या है। तो अगर हम यहाँ क्या लिखें, नंबर, तो जो चीज़ रिजल्ट हम रिटर्न ले रहे हैं वो क्या है, रिजल्ट। इसका टाइप क्या है, नंबर। तो तुम चाहो तो यहाँ बता सकते हो फंक्शन में क्या, कोलन लिख के लिख दो क्या, नंबर। इसे कहते हैं क्या, रिटर्न टाइप। देखो ये परफेक्ट मेथड है किस स्टाइल में, टाइप स्क्रिप्ट। देखो टाइप स्क्रिप्ट के साथ एक बात है यार, जब .ts कोड लिखते हो ना, तो अगर उसमें JS कोड भी लिख दो तो वो मना नहीं करता। अब जैसे ये देखो, हम अगर यहाँ ऐसे लिखें तो भी सही है, और ना लिखें, ये स्टाइल किसकी है, जावास्क्रिप्ट की। टाइप मत बताना, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट की स्टाइल क्या है कि वेरिएबल लिखना, कोलन, और फिर वेरिएबल का क्या लिखना, टाइप। तो ये फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप कहाँ लिखेंगे, कोलन करके। अच्छा, अब यही चीज़ इसमें कैसे लिखोगे, वही चीज़ इसमें कैसे लिखोगे, बोलो, वही चीज़ इसमें कैसे लिखोगे, क्या। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रखोगे, बस पैरेंथेसिस के बाद क्या करोगे, कोलन लगाओगे और लिखोगे क्या। लेकिन यार देखो, सबसे पहले एक चीज़ ये देखो, अगर रिटर्न टाइप बताओगे तो सबसे पहले चीज़ क्या लेगी, रिटर्न लो, और क्या लिखो, रिजल्ट, और यहाँ बता दो क्या, कोलन, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न, अच्छा रिजल्ट है ना, रिजल्ट का टाइप क्या है, नंबर। पहले ये बताओ, जो जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं प्लेराइट वाले, उनको तो ये कोड समझ में आ ही रहा है, इसी स्टाइल में लिखते हैं। और भाई जो जावा वाले हैं उनको भी पता है कि जहाँ टाइप बताते हैं बस बताते हैं, यहाँ तरीका थोड़ा सा क्या है, बस अलग है। देखो वहाँ भी क्या बताते थे तुम लोग, रिटर्न टाइप ना, यहाँ भी बताते हो ये बस रिटर्न टाइप, यहाँ कोलन करके बताते हैं। और यही क्या है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन है, और रिटर्न लेना है तो इस तरह से क्या ले सकते हो, रिटर्न ले सकते हो। ये कोड तुमको बहुत दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, अगर अभी हम नेट पे सर्च मारें या उससे कहें, चैट जीपीटी से कहें कि यार एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने का सैम्पल कोड लिख दे, बेसिक सा प्लेराइट में, तो जानते हो क्या करेगा, जो कोड देगा उसमें भी एरो फंक्शन होगा, उसमें भी एरो फंक्शन होगा। उनकी स्टाइल में ही है कि एक एरो फंक्शन उसमें ही होगा। जो प्लेराइट का क्या करने का, टेस्ट केस और ऑटोमेट करने का जो तरीका है, उसमें शुरू में ही क्या होगा, एरो फंक्शन। ये देखो पहले जरा एरो फंक्शन। अच्छा, एरो फंक्शन के बारे में एक बात और जानते हो, एरो फंक्शन या फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर कितनी लाइन का कोड लिख सकते हो, कितनी भी लाइन का। और जब फंक्शन बनाते हो तो हमेशा
फंक्शन एक करली ब्रैकेट पे शुरू होता है और करली ब्रैकेट पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और बीच में तुम क्या लिखते हो, कोड लिखते हो। अगर तुम्हें कुछ रिटर्न लेना होता है तो रिटर्न लिखते हो, नहीं लेना होता है तो रिटर्न नहीं लिखते हो। जावा वाले रिटर्न न लेने के केस में वाइड लिखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी लिखने का नहीं है। अगर आपको रिटर्न लेना है तो लीजिए, रिटर्न नहीं लेना है तो मत लीजिए। अगर रिटर्न ले रहे हैं तो आप यहाँ रिटर्न का क्या बता सकते हैं, टाइप, ठीक है। और एक फंक्शन से चाहे तो आप रिटर्न लीजिए और चाहे तो रिटर्न न लीजिए। पहले तो एक चीज़ ये है, अगर ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तो कोई चाह के भी इससे रिटर्न नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो अब जो कॉल करेगा वो रिटर्न ले सकता है, वो रिटर्न ले सकता है। ये क्या है, फंक्शन है। ऐसा जावा में भी है और ऐसा किस में है, जावा स्क्रिप्ट में भी। ऐसा ही सेम कहाँ है, एरो फंक्शन में। आपका मन करे तो आप रिटर्न लीजिए, मन ना करे तो रिटर्न मत लीजिए। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और देखो, हम एक एरो फंक्शन और बना रहे हैं। कॉन्स्ट, नाम क्या रखें, लिख दिया क्या, न्यू ऐड, फिर इक्वल्स टू, फिर num1 कोलन नंबर, num2 कोलन नंबर, ये भी लिख दिए। और इसके बाद रिटर्न टाइप लिख दिए क्या, नंबर, फिर इक्वल्स टू और लगा दिए क्या, एरो। ये क्या है भाई, एरो फंक्शन। ध्यान देना इसमें हम क्या लिख रहे हैं, num1 प्लस num2। ये देखो ध्यान से, अब बताओ ज़रा, ये एक फंक्शन है ना जिसका नाम क्या है, न्यू ऐड। कॉल करें, ऐसा बताओ इस फंक्शन में क्या पैरामीटर भेजने हैं। याद रखना, एरो फंक्शन जब लोग बनाते हैं तो नाम के बाद बराबर लगाते हैं और इसके बाद क्या लिखते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ देख लो 2 पैरामीटर हैं, तो 2 नंबर मांग रहा है। मान लो हमने भेज दिया 200 और क्या 300। अब ये फंक्शन चलेगा। अब हमें ये बताओ, क्या ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, क्या ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, पहली चीज़। और या अच्छा ये बताओ दूसरी एक चीज़, ये भी एक एरो फंक्शन है ना, और हम बताएं ये भी एक एरो फंक्शन है। कैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि एरो का चिन्ह है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, दोनों में क्या अंतर लग रहा है तुम्हें, सबसे पहले क्या अंतर महसूस हो रहा है? अच्छा, ये सही बात पकड़े कि इसमें करली ब्रैकेट है और इसमें करली ब्रैकेट नहीं है ना। इसमें करली ब्रैकेट है और इसमें करली ब्रैकेट, सॉरी हाँ, इसमें करली ब्रैकेट है और इसमें करली ब्रैकेट नहीं है। तो पहले एक चीज, अच्छा तो पहले तो एक बात ये जान लो, चाहे तो हम बना सकते हैं एरो फंक्शन करली ब्रैकेट का भी, और चाहे तो बना सकते हैं कैसे, बिना करली ब्रैकेट का। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जो करली ब्रैकेट वाला रहेगा उसमें चाहो तो 1 लाइन लिखो, चाहे तो 2 लाइन लिखो, चाहे तो 100 लाइन लिखो, चाहे तो 2000 लाइन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एरो फंक्शन अगर बिना करली ब्रैकेट का है तो इसका मतलब है उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखी जा सकती है। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये है। लेकिन देखो, ये भले 1 लाइन का है लेकिन वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है। ये भी क्या कर रहे हैं बताओ, 2 नंबर जोड़ के रिजल्ट रिटर्न ही तो कर रहे हैं। ये भी तो वही कह रहा है जी, हम भी वही कर रहे हैं। मेरा नाम भी न्यू ऐड है, मेरे पास भी 2 पैरामीटर है, हम भी रिटर्न क्या कर रहे हैं, नंबर। और क्या रिटर्न कर रहे हैं, num1 प्लस num2 जोड़ने पे जो आएगा वही काम तो ये भी कर रहा है। लेकिन अब कहोगे कि सर जी ये तो रिटर्न लिखे हैं और ये रिटर्न नहीं लिखे हैं, तो दिमाग में एक बात आती है कि ये रिटर्न नहीं कर रहा
है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, अगर एक फंक्शन रिटर्न करेगा तो जो फंक्शन को कॉल करेगा उसको रिटर्न वाली वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे हमने लिख दिया लेट क्या वैल्यू और प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें, कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट कर दें क्या, वैल्यू। ध्यान से देखना, यही फंक्शन चलेगा न्यू ऐड। अब देखते हैं क्या ऐड क्या होता है। हाँ बोलो भाई सब लोग कि ये देख रहे हो, रन करें, हुआ, एक मिनट देखें, कंट्रोल जी, क्या आया 500, सही तो आया भाई। देखो ये फंक्शन गया, यही देखो कॉल की है ना, कौन सा फंक्शन, एरो फंक्शन। नाम क्या है, देखो एरो फंक्शन का नाम क्या है, न्यू ऐड। 2 पैरामीटर, देखो न्यू ऐड को कॉल किया, 2 पैरामीटर भेजे, जो रिटर्न हुआ उसको हमने यहाँ पे वैल्यू में क्या किया, स्टोर किया, और हमने फिर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। देखो क्या प्रिंट हो गया, 500। मतलब यहाँ से रिटर्न हुआ, जबकि हमने यहाँ रिटर्न, ध्यान से देखना, यहीं पे एक मेन कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ हमने रिटर्न कहीं लिखा नहीं। तो याद रखना, अगर तुम्हारा एरो फंक्शन बिना करली ब्रैकेट का है, किसका है, बिना करली ब्रैकेट का है, मतलब एक लाइन वाला है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है, चाहे तुमको रिटर्न लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर तुम्हारा फंक्शन कैसा है, करली एरो फंक्शन कैसे है बनाए हो तुम, करली ब्रैकेट के साथ, मतलब जिसके अंदर एक लाइन भी लिखी जा सकती है, जिसके अंदर 100 लाइन भी लिखी जा सकती है। अगर इसको रिटर्न करना होगा तो इसको रिटर्न लिखना पड़ेगा, इसको रिटर्न लिखना नहीं पड़ता। लेकिन कौन वाला, एक लाइन वाला एरो फंक्शन जिसके अंदर करली ब्रैकेट न हो, क्या करो, टाइप। हाँ देखो टाइप तो बताए हैं ना कि ये रिटर्न करेगा क्या, नंबर। बस है भी num1 + num2 जब जुड़ेंगे तो टाइप क्या आएगा भाई, num1 num2 भेज रहे हैं, जो आएगा हम बता रहे हैं कि नंबर आएगा, है ना। स्ट्रिंग भी ऐड करना है तो एक पैरामीटर और बढ़ा दो, लिख दो जैसे क्या, नेम कोलन और लिख दो क्या, स्ट्रिंग, और तुम्हारी मर्जी लिख दो क्या, प्लस क्या वेरिएबल का नाम रखे हो, नेम। तो यहाँ कॉल करो, अब मान लो यहाँ से भेज दो क्या, यहाँ से भेज दो मान लो राम। अब चलाओ, क्या 500 राम आया कि नहीं आया, क्यों भाई, सीधी बात है, अपना एरो फंक्शन तो देखो, इसमें क्या लिखे हो। एक मिनट, ये एरर दे रहा है क्यों, अच्छा ये नंबर यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, तुमको पता है ना, जब नंबर और स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो देखो, 2 नंबर जुड़ते हैं तो नंबर होता है, 2 स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो स्ट्रिंग होता है, एक नंबर और एक स्ट्रिंग भी जुड़ता है तो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ये टाइप तुम्हें क्या लिखना है, अब चलाओ, एकदम बढ़िया चलेगा यार। आ रहा है ना 500 राम, और सही बात है भाई, ये 200 और 300 भेजा, 200 + 300 + राम, तो 200 300 कितना हो गया, 500, 500 + राम कितना हो गया, 500 राम, और उसने रिटर्न कर दिया बिना रिटर्न लिखे। देखो ध्यान से, लेकिन अगर इस फंक्शन की बात करो जरा, ये देखो माई ऐड है ना, देखो ध्यान से इसको, मान लो इसमें रिटर्न न लिखे, तो पहले तो एरर क्या आ गई कि भाई रिटर्न टाइप क्यों लिख रहे हो जब रिटर्न नहीं ले रहे हो, तो है ना। और अगर इसको कॉल करो, भाई अब ये रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो इससे रिटर्न तुम ले नहीं सकते। अगर रिटर्न लेना है तो तुमको रिटर्न लिखना पड़ेगा और रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा।
लेकिन एरो फंक्शन में अगर एक लाइन वाला एरो फंक्शन है जिसमें करली ब्रैकेट नहीं है तो तुम डायरेक्टली भी इस तरह से इसको यूज कर सकते। क्लियर है ये? अच्छा, एक चीज़ और, जावास्क्रिप्ट वाले एक चीज़ और देखे हैं ना, क्या? जैसे देखते हैं लेट और रखते हैं नाम, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो रख दिए क्या, ओबीजे इक्वल्स टू, और ये क्या है उनके लिए, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ ये लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे लिख दिया इन्होंने, मान लो क्या, कस्टमर क्या नेम, तो ये की हो गया, कोलन करके जो यहाँ लिख दिया ये उसकी क्या हो गई, उसकी क्या हो गई, मान लो वैल्यू हो गई, मान लो वैल्यू हो गई क्या, सपोज करो सैम। ऐसे ही मान लो क्या, एज कोलन 34, इस तरह से ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे सब लोग, और क्या तुम्हें देखने को मिल सकता है, अगर मान लो देखो क्या करने जा रहे हैं, एक काम करते हैं, ये क्या है, एक एरो फंक्शन है ना, करली ब्रैकेट वाला। अच्छा, अगर मान लो यही लाइन यहाँ लिख दे तो बोलो, लिख सकते हैं भाई, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको कहाँ रख रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर, उसका नाम क्या है, ओबीजे। ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी है क्या, कस्टमर नेम और क्या, एज। मान लो हम इसको ओबीजे को क्या लेना चाहें, क्या करना चाहें, रिटर्न लेना चाहें, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिटर्न ओबीजे, ठीक है। और अब हमको यहाँ रिटर्न टाइप ने इस तरह से बना दिया हमने, ठीक है। और ये देखो, अच्छा ये बताओ, पहले तो अच्छा यही देख लो यार, याद है ना सबको ये। देखो जावास्क्रिप्ट वालों के साथ ऐसा है, जो जावा जानते हैं वो लोग एक बार देख लें इस कंसेप्ट को। जैसे मान लो जावा में तो वो लोग क्लास का क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में बनते हैं ऐसे रेडीमेड ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्लास नहीं है, सीधे बना बनाया क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट के क्या है, प्रॉपर्टी और वैल्यू, वही जो तुम लोग वेरिएबल और वैल्यू होती थी ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू, वैसे ये लोग बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे कस्टमर नेम प्रॉपर्टी है, सैम उसकी क्या है, वैल्यू है। एज एक प्रॉपर्टी है, 34 क्या है, वैल्यू है। और इसके अंदर एक चीज़ और दिखा दें तो तुम ये लोग मेथड भी बना सकते हैं। जैसे एक मेथड बना दें, नाम रख दें क्या, वोट, इस तरह से। तो क्या बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू भी बन सकती है, और क्या बन सकता है, मेथड भी बन सकता है। और याद करो जावा वालों, जैसे तुम लोग जेसन नहीं देखे थे, वैसा ही तो है। जेसन इसी के कंसेप्ट को चुरा के बना है, इसीलिए जेसन का नाम क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। कंसेप्ट यही था मूल, जो कहाँ था, जावास्क्रिप्ट में था, ठीक है। अच्छा, अगर हमको यूज करना हो, मान लो एज की वैल्यू प्रिंट करानी हो, तो क्या लिखेंगे, console.log, और लिखेंगे क्या, obj डॉट क्या, एज। अब चलो अंतिम में एज तो आनी चाहिए 34, चला के देखते हैं। आ गया ना 34, सही है ना, बोलो भाई। भाई देखो क्यों 34 आ गया, भाई देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एज है, एज की वैल्यू क्या है, 34 है। ओबीजे डॉट एज करोगे तो 34 क्या हो गया, पास। क्या करें,
वोट एक फंक्शन है। अगर मान लो वोट में लिख दें क्या, एक फंक्शन है ये, सॉरी फंक्शन नहीं बोलो, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, मेथड। अगर यहाँ पे हम लिख दें कंसोल डॉट क्या लॉग, और यहाँ लिख दें क्या, हम यहाँ लिख दें हम हेलो, तो यार कॉल करो ना। कैसे, वोट को कॉल करना है तो obj डॉट क्या वोट, चलाओ, अब रन करो। आ गया ना हेलो, आई बात समझ में। वोट तो क्या है, मेथड है, किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे। ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्लास से नहीं बनता। ये तो जावास्क्रिप्ट वाले भी जानते हो ना तुम लोग कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू करके बनता है ना क्लास से, और एक ऑब्जेक्ट ऐसा रेडीमेड बनता है। जावा वाले सिर्फ यही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास से। उन लोगों के लिए ये जो तरीका है ये थोड़ा सा क्या है, नया। ये जैसे क्या है, एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया बिना क्लास के। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी है और वैल्यू है, और क्या हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इधर देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो बताओ, अच्छा ये एक मिनट इसको नीचे ले आते हैं। देखो सब लोग, देखो ध्यान से इस चीज को। ये देखो, इस फंक्शन का नाम क्या है, बोलो। इस एरो फंक्शन का नाम क्या है, माई ऐड। इसका काम भाई, इसका काम क्या है, दो नंबर को क्या करना है, ऐड करना, या जो भी काम है। इसके बाद इसके अंदर देखो एक क्या बन रहा है, ओबीजे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ओबीजे जो है, हम उसी ऑब्जेक्ट को क्या ले रहे हैं, रिटर्न ले रहे हैं। चलो ये वाला कोड हम फिलहाल क्या कर देते हैं, मान लो कमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चलो ये कोड तो चलेगा। अब बताओ, माई ऐड ये क्या है, फंक्शन का नाम है। अच्छा, ये पैरामीटर में दो नंबर भेजने हैं, चलो भेज दिया, ठीक है। बताओ ये क्या रिटर्न करेगा फंक्शन, बोलो। अरे यार रिटर्न क्या लिखा है, ओबीजे ना। ओबीजे के पास क्या है, जावास्क्रिप्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट करेगा। उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वेरिएबल का नाम मान लो हमने रख दिया क्या, x। अब हम लिखें x डॉट क्या लिखें, कस्टमर नेम, वही हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो आ गया ना कस्टमर नेम से। तो यार ये देख लो, इस तरह से बनते हैं क्या, एरो फंक्शन। ठीक है, और हाँ यहाँ नहीं दिया ना। देखो एक चीज़ ये भी बता देते हो, पहले याद रखना सब लोग कि जो जावास्क्रिप्ट है, जो टाइप स्क्रिप्ट है, ये कौन सी लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, जेएस नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टीएस। तो टीएस की एक बात है, टीएस फाइल में मन करे तो वेरिएबल का टाइप बताओ बहुत जगह पे, और मन करे तो ना बताओ। बताना किसका बिहेवियर है, टीएस का। ना बताना किसका बिहेवियर है, जेएस का। तो टीएस कहता है कि हम अपने में टीएस का बिहेवियर भी अलाउ करते हैं और जेएस दोनों का करते हैं। लेकिन अगर डॉट जेएस फाइल हो तो आप बता नहीं सकते, आपको बताना आप बता नहीं सकते। लेकिन अगर टीएस फाइल है तो चाहो तो आप बता भी सकते हो, और चाहो तो बहुत आप नहीं भी बता सकते। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, और वैसे यार जैसे, अच्छा एरे, एरे तो तुम लोग को पता ही है कैसे होते हैं एरे। मान लो हमको क्या बनाना हो, एरे बनाना हो, जावा वाले कैसे बनाते थे मालूम है। अगर उनको कह दो 10 नंबर रखने का एरे बनाओ, तो वो लोग इस तरह से लिखते थे। इंट लिखते थे, स्क्वायर
ब्रैकेट लिखते थे और इसके बाद एक नाम देते थे, नाम कुछ भी दे सकते थे, जैसे नाम क्या दे दिया एर, और फिर वो लोग बराबर फिर करली ब्रैकेट के अंदर वो 10 वैल्यू जो भेजनी है ऐसे, मान लो 5 वैल्यू भेजनी है तो ऐसे भी। ये किसकी स्टाइल है? जावा। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो ऐसे नहीं लिखते। उनकी स्टाइल चलती है कि सबसे पहले तो वो क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल में चाहे एरे रखें, चाहे एक वैल्यू रखें, चाहे पूरा एरे रखें, वेरिएबल तो हमेशा कैसे होगा, लेट से। तो क्या लिखते हैं, लेट लिखते हैं। लेट लिखने के बाद नाम देते हैं, जैसे उन्होंने भी नाम क्या दिया, मान लो एर, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं एर। इसके बाद फिर क्या, फिर क्या, कोलन। ये तो गया नाम, और नाम के बाद बताते हैं क्या, हाँ भाई नाम, नाम के बाद कोलन, कोलन के बाद क्या बताते हैं, टाइप। अब टाइप क्या बताएं, किस टाइप का, नंबर रखना चाहते हैं तो ये लोग इंट नहीं लिखेंगे, क्या, नंबर, और फिर बराबर, और फिर ये लोग करली ब्रैकेट के बजाय यूज़ करते हैं क्या, ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें ये लोग भी ऐसे नंबर लिख सकते हैं। लेकिन एरर दे रहा है ना। अच्छा ये बताओ, जावा वाले ही तुम लोग बताओ, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते तो एरर देता कि नहीं देता? देता ना। वो कहता है भाई एरे तो भाई इंट से तो हम जान रहे हैं कि इंट टाइप की वैल्यू होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट से हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, एरे है, और एरे के अंदर इंट टाइप की क्या है, वैल्यू है। यहाँ तो तुम बताए हो एरे है, तुम कह रहे हो एरे भी नहीं बोल रहे, तुम तो बोल रहे हो एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, एर है, उसका टाइप क्या है, नंबर है। मतलब ये तो उम्मीद कर रहा है उसमें तुम एक वैल्यू दोगे, एक नंबर दोगे, तुम ले आके पूरा गठरी पकड़ा दे रहे हो इसको कि भाई एरे पकड़ लो। तो कहोगे अगर एरे इसमें डालना है तो आपको भी यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, सर, ऐसे। मतलब देख रहे हो चीज़ वही है ना, थोड़ा लिखने का तरीका क्या है, घुमा के, ऐसे इनका एरे बनता है। और इनके एरे में से अगर वैल्यू निकालनी हो तो एर, वहाँ भी नहीं, डॉट कहाँ है, क्या लिख दो, 0, फिर लेट, और फिर वैल्यू मान लो क्या, n कोलन, क्या निकलेगा, नंबर। प्रिंट करो तो 0 नंबर पे आएगा, 0 नंबर पे क्या रखा है, 12, 1 नंबर पे क्या रखा है, 23, 2 पे 44, 3 पे 55, 4 पे 55, टोटल कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू। ऐसे क्या काम करता है इसका, एरे। लूप लगाना तो जानते ही हो, जैसा उसमें है वैसा ही इसमें भी है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ एक और लूप होता है, कौन सा, ना डू वाइल नहीं, जैसे जावा, देखो ध्यान, जैसे ध्यान से सुनना, जावा वालों को एक था फॉर ईच लूप। जावास्क्रिप्ट तुम लोगों को नहीं पता ना फॉर ईच लूप, लेकिन तुमको बताया गया था एक लूप फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप वही है जो इनका क्या है, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या था, इन लोग को पता, जैसे मान लो एक एरे में 10 वैल्यू है, जैसे मान लो ये एरे है, इसकी 10 वैल्यू, ये 5 वैल्यू या 10 वैल्यू इसमें पड़ी हैं। अगर हमको सबको प्रिंट कराना हो तो एक तरीका ये है ना लूप लगाने का, कि हम क्या लिखें जी, फॉर लगाएं, और फिर भाई ये जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो क्या लिखें, लेट आई बराबर 0, आई इज लेस देन क्या, एर डॉट लेंथ माइनस, या नहीं लेंथ, और आई प्लस प्लस, और फिर लिखें क्या, एर, और लिख दें क्या, आई, और फिर लिख दें क्या, लेट नम कोलन क्या, और कहो तो इसको क्या करा दें, प्रिंट करा दें। ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर लूप है, और ये जावा वालों तुम लोगों ने भी देखा है ना। अब जावा वालों ने लूप देखा है जिनको ये लोग बोलते थे फॉर ईच लूप। उसमें ये होता था, इनके लिए बताएं, कि आप लूप लगा दो, एक एरे है, आप एरे पकड़ा दो, आपको ये नहीं बताना है कि 0 से चलो 10 तक, कि 0 से चलो तक 20 तक। अगर आप एरे दे दोगे तो अपने आप देख लेगा, अच्छा एरे है
एरे में 50 आइटम होंगे तो लूप कितनी बार चलेगा? 50 बार। 10 आइटम होंगे तो कितनी बार चलेगा? 10 बार। और हर बार एक एक वैल्यू निकालता जाएगा। आपको ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जावा में था फॉर ईच लूप, वही तुम्हारे में है किस नाम से? फॉर ऑफ लूप। जैसे देखो इसी को करें, फॉर लगा दिया और इसके बाद लिख दिया क्या? लेट, कुछ भी लिख दें, एन, ठीक है। फिर क्या? ऑफ क्या है? और फिर कंसोल डॉट क्या कर दिया? लॉग। वेरिएबल का नाम एन रखा है तो लो जी एन लिख। अब चला के देख लो। वैसे दोनों चला है ना? 2 बार चल गया। एक काम करते हैं, इसको अभी क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो देखो ज़्यादा आसान और छोटा हो गया ये लूप की नहीं? यही लूप क्या है? फॉर ऑफ लूप। वही है जो तुम्हारा क्या था? फॉर ईच। ये लोग जानते हो कैसे लिखते हैं इसी को? जावा वाले ये लोग ऐसे लिखते थे, फॉर लिखते थे, फिर लिखते थे ये लोग क्या भाई, नंबर है ना, तो ये लोग नंबर नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे? इंट। और फिर लिखते थे ये लोग, लिखते क्या? एन। फिर लिखते ये लोग क्या? कोलन। और फिर लिखते क्या? क्या लिख देते? एर। और फिर ये लोग यही कर देते क्या? ये भी यही करते। फिर ये लोग कंसोल डॉट लॉग तो नहीं लिखते, ये लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सिस आउट वही मान के चलो, और यहाँ प्रिंट करा देते ये लोग क्या? एन मान के चलो। ये ऐसे कोड लिखते। तो वही स्टाइल जो वहाँ थी वही स्टाइल यहाँ। क्या नाम है इसका? फॉर। यहाँ फॉर ईच लूप नहीं बोलते, ये लोग क्या बोलते हैं? फॉर ऑफ लूप, है ना? जो अपने आप जितने एरे के आइटम होंगे उतनी बार चलेगा और हर बार एक एक वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है। और वैसे लेट एन लिख रहे हो तो चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या? लेकिन यहाँ देखो क्या कह रहा है, करना यूजर टाइप कह रहा है जी। यहाँ टाइप आप टाइप मत बताओ, आप क्या करो, डायरेक्ट आपको जो वैल्यू होगी हम वैल्यू क्या करेंगे? प्रोवाइड करें। ठीक है। क्या करो? डॉट लेंथ लगाना। यार देखो वैसे तो फॉर लूप भी अच्छा है और फॉर ऑफ लूप दोनों अच्छा है, लेकिन अगर तुमको जैसे मान लो एक काम जैसे कहा गया कि वहाँ जाओ, एक एरे है, वहाँ 20 वैल्यू है, 20 वैल्यू को निकाल के ये करो, तो चाहो तो तुम लूप लगा के लेंथ का यूज़ करके कर लो, लेकिन चाहो उससे अच्छा है कि तुम क्या यूज़ कर लो? फॉर ऑफ लूप यूज़ कर लो। जब तुमको 20 की 20 वैल्यू निकालनी ही है। देखो हम लोग ये वाला फॉर लूप तब यूज़ करना पसंद करते हैं। कौन वाला? कहाँ गया? अच्छा हटा दिया क्या हमने? हाँ, जो ये नॉर्मल फॉर लूप होता है वो तब यूज़ क्योंकि देखो उसमें एक क्वालिटी होती है, उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से शुरू करना है और कहाँ क्या करना है, ख़त्म करना है। मान लो एरे में 50 आइटम है, हमको सारी वैल्यू नहीं लेनी है जी, हमको उठानी है 10 से लेके 35 तक। तो यहाँ फॉर ऑफ लूप काम नहीं आएगा, यहाँ फॉर ईच लूप काम नहीं आएगा। वहाँ तो वही वाला लूप चलेगा कि भाई आई बराबर वही है, अगर 10वीं चाहिए तो आई बराबर 9 से कर दो, 35 तक चाहिए तो कहाँ तक कर दोगे? 34 तक कर दोगे, है ना? आई प्लस प्लस कर दोगे। लेकिन अगर फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हो तो उसमें तो भैया ऐसा नहीं कि कोई मिले न मिले, एक एक करके सारी वैल्यू आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। क्लियर है ये? और बताओ ये एरो फंक्शन कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, रुको तुम लोग अच्छे दिखाते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है, अच्छा एक हाँ क्या दिखाने वाले थे?
तुम लोग को जो दिखाते हैं कहीं एरो फंक्शन, बस ये लिख देते हैं गूगल अगर हम कहीं मांगे गूगल से प्लेराइट सैंपल कोड और हम कहें प्लेराइट की साइट पे ही जाके तुम ही दो हमको क्या अपना सैंपल कोड दो, ये देखो दिया है, ध्यान से देखना इसको, दिया है। अब आके ज़रा चेक करो इसमें क्या दिया है। चलो यहीं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखो टेस्ट क्या है, देखो ये टेस्ट क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि देखो टेस्ट है और आगे क्या लगा है ब्रैकेट। इसके अंदर ये क्या है, एक उसका फंक्शन का क्या है पैरामीटर। तुम्हें अच्छा याद रखना, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के लिए स्लैश भी चलता है, सिंगल कोट्स भी चलता है और डबल कोट्स दोनों चलता है। जावा में सिर्फ क्या चलता है, डबल कोट्स। जावा में क्या चलता है, डबल कोट्स, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट्स भी चलता है और क्या चलता है, डबल कोट्स। तो देखो टेस्ट लिखा है, पहला पैरामीटर लिखा है, फिर क्या लिखा है कॉमा, फिर क्या लिखा है असिंक या चलो जो भी लिखा है, फिर देखो आगे ब्रैकेट लिखा है कि नहीं लिखा है। पहले ये बताओ, ब्रैकेट कुछ पैरामीटर की पहचान नहीं लग रही है। और फिर देखो तुम लोग देखो अपना एरो फंक्शन याद करो कैसा होता था, लेट या कुछ करके लिखते थे, फिर क्या लगाते थे वो ब्रैकेट में डालते थे क्या पैरामीटर, फिर लगाते थे क्या एरो। यहाँ देखो क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद क्या है एरो है, और एरो के बाद करली ब्रैकेट है, और करली ब्रैकेट के बाद ये देखो ये एरो फंक्शन ही तो है यार। सोच रहे हो उनकी साइट पे जो पहला कोड दिया है वो उसमें भी एरो फंक्शन है। यही कोड करने की इसमें फ्रेमवर्क में स्टाइल रहेगी प्लेराइट। लेकिन देखो यहाँ एरो फंक्शन है कि नहीं है। एरो फंक्शन पहचानो बराबर रहेगा और एरो रहेगा, मतलब तीर जैसा लगेगा, और आगे फिर करली ब्रैकेट हो गए, इस तरह से होगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ क्या किए हैं, बताओ यहाँ क्या किए हैं। ये क्या है, ये क्या है, एक एरो फंक्शन ही तो है। बोलो एरो फंक्शन ऐसा ही तो होता है, तुम ही तो देखे अभी कि नाम रहेगा बराबर रहेगा। असिंक का मतलब तुम लोग को बताया जाएगा जावा वालों, लेकिन तुम लोग को तो पता ही है असिंक का मतलब, हाँ कि असिंक का वेट है ना। तो ये देखो असिंक या उसको छोड़ो, ये देखो पैरामीटर है कि नहीं है, ये इक्वल टू है कि नहीं है, एरो है कि नहीं है, और ये इस तरह से है कि नहीं। ये क्या है, एरो फंक्शन है। और वही एरो फंक्शन यहाँ टेस्ट वाले फंक्शन के अंदर भेजा गया। तो वही चीज़ तो लिखी है, देखो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, साफ दिखाई दे। ये समझो, टेस्ट एक फंक्शन है जिसका ब्रैकेट देखो यहाँ है पीले रंग का, है ना। येलो पे शुरू होता है, येलो पे क्या होता है, ख़त्म होता है। और उसके अंदर ये दूसरा एक पैरामीटर स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर क्या है एक एरो फंक्शन है। और ये एरो फंक्शन देखो वायलेट बैगनी कलर का है कि नहीं है, वायलेट ब्रैकेट पे शुरू होता है, इस पे क्या होता है, ख़त्म होता है। प्लेराइट वालों की कोड करने की स्टाइल ही यही है, जो प्लेराइट का अपना फ्रेमवर्क है जिसको 90% लोग यूज करते हैं, उनका कोड करने का स्टाइल ही यही है कि आपको एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा ही। बहुत से लोग ये भी है नहीं जानते एरो फंक्शन क्या होता है, लेकिन उनको पता है ऐसे ऐसे लिखना,
उसी हिसाब से वैसे वैसे क्या कर देते हैं। दूसरा, जैसे ये पहला टेस्ट केस है, मान लो दूसरा टेस्ट केस होगा तो उसको कैसे करेंगे, बस ऐसे ही, और बस उसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और बाकी अंदर का कोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टाइल क्या रहेगी, सेम रहेगी। अभी तो तुम लोग को फ्रेमवर्क देखना है ना, तो फ्रेमवर्क में ही चलना है हम लोगों को, तो फ्रेमवर्क देखो वहाँ ऐसा ही रहेगा। तो अब ये बताओ, अच्छा कम से कम देखो एक चीज़ और भी बताएं, ऐसा कोई काम नहीं है जो एरो फंक्शन कर देता है और दूसरे फंक्शन नहीं कर पाते। मतलब वही काम तुम बिना एरो फंक्शन के भी कर सकते हो, वही काम एरो फंक्शन बना के भी कर सकते हो, लेकिन तुमको जगह जगह देखने को मिलेगा। तो इसके लिए तुम्हें उसका सिंटैक्स समझ में आना चाहिए कि जिस पकड़ सको फंक्शन का नाम क्या है, पैरामीटर कहाँ लिखा जाता है, एरो कहाँ बनाया जाता है, करली ब्रैकेट का क्या मतलब है, करली ब्रैकेट का नम हो तो मतलब क्या है, 1 लाइन वाला है, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करेगा, करली ब्रैकेट वाला है तो उसमें 10 लाइन चाहे 20 लाइन लिख लो, तुम्हारा मन करे तो रिटर्न करो, तुम्हारा मन करे तो रिटर्न ना करो, है ना। तो ये आपका क्या है, एरो फंक्शन। क्लियर है। और अच्छा ये बताओ, क्लास ऑब्जेक्ट तो जानते हो तुम लोग भी जानते हो, और भाई तुम लोग भी जानते हो क्या, जावा वाले ऐसे लिखते थे क्लास का नाम, पब्लिक क्या क्लास ना। ये जावास्क्रिप्ट वाले ऐसे नहीं लिखते, वो लिखते हैं सीधे क्या, क्लास, और लिखते हैं क्लास का क्या, नाम। जैसे क्लास का नाम अगर मान लो एक क्लास उसका नाम एम्प्लॉई है तो हम लिखेंगे क्या, क्लास एम्प्लॉय। फिर अरे एकदम सेम ऐसे जावा में भी तो था, करली ब्रैकेट, फिर इसके अंदर हो सकते हैं क्या मेरे पास, मेथड। और अच्छा बताया गया है तुम लोग को ना एक कॉन्सेप्ट और, कंस्ट्रक्टर। तुम लोगों को अभी कंस्ट्रक्टर नहीं बताया गया है, चलो अच्छा ठीक है, मान लो नहीं बताया गया तो अच्छा देखो, क्लास के अंदर हो सकते हैं क्या, मेथड। क्लास के अंदर पहले तो ये जान लो क्या हो सकते हैं, मेथड। जैसे हम बना दें एक मेथड, लिख दें, जैसे लिख दें गेट क्या, सैलरी। ये क्या है, मेथड है। किस क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का। गेट सैलरी एक क्या है, मेथड है। ठीक। अब अगर इनको एम्प्लॉय क्लास का, अगर मान लो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ, अब अगर मान लो ये गेट सैलरी मेथड क्या करना है, कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, न्यू लिखेंगे यार, तुम लोग भी तो जानते हो, क्लास का क्या बनाओगे यार, ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अरे ऐसे नहीं, यहाँ तो क्या लिखते हैं भाई, लेट लिखते हैं, और फिर लिखते हैं क्या, टाइप किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय ना। और अब टीएमपी डॉट क्या कॉल कर सकते हैं, गेट सेल। चाहो तो चला दो, लास्ट में हाई वहाँ है ना, कोई एरर भी है क्या भाई इसमें। चलो ये तो दिखाने के लिए सिर्फ सैंपल था अभी। ये देखो अंतिम में हाई प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ यार, ये है क्या, तो जावा वालों तुम्हारे जैसा ही तो है। लेकिन ये लोग क्या करते थे मालूम है, अपनी क्लास को अगर अपनी क्लास को इसी के अंदर यूज करना हो तो ये लोग बनाते थे प्राइवेट, या मान लो इसको कहीं बाहर यूज करना तो इनको लिखना पड़ता था अपनी क्लास के आगे क्या लिखना पड़ता था, पब्लिक। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग का फंक्शन जो था, फंक्शन बनाए ना, वो फंक्शन हम लोग उस टीएस फाइल के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसे बाहर यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट। अरे याद करो यार, ये फंक्शन है जैसे, ये कहाँ यूज होगा, इसी टेस्ट.ts के अंदर, कहीं बाहर यूज
नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये कहीं बाहर यूज, देखो अगर यही चीज़ जावा में रही होती ना तो उन लोग का ये कंसेप्ट था कि जो चीज़ बाहर यूज करनी है उसमें इसके आगे लिख दो क्या, पब्लिक, और जो बाहर नहीं अंदर यूज करनी है उसके आगे लिख दो क्या, प्राइवेट। ये जावा वालों का, लेकिन जावास्क्रिप्ट वालों का ये नहीं है। अगर ये कुछ नहीं लिखोगे तो ये प्राइवेट है, ये इसी के अंदर यूज होगा, बाहर यूज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं आए और तुम लिख दिए क्या, एक्सपोर्ट, अब खेल बदल गया। अब इसको बाहर वाले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसको यूज करना है वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। क्लियर है? लेकिन जावा वालों के साथ ऐसा नहीं था, वो लोग तो पब्लिक और क्या लिखते थे, प्राइवेट। और वैसे एक चीज़ ये भी देख लो, ये क्लास है ना, कौन सी, ये अगर हमें इसे बाहर यूज़ करना है, हम चाहते हैं कि जैसे अंदर ऑब्जेक्ट बनाना था तो बना लिए ना उसी फाइल के अंदर, अगर बाहर वाले भी बनाना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, जब एक्सपोर्ट लिखोगे तभी वो चीज़ बाहर यूज होगी। लेकिन उसमें भी शर्त है, जिसको यूज़ करना होगा वो पहले क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, तब यूज़ करना है, चाहे फंक्शन हो और चाहे क्या हो, क्लास। ठीक है? लेकिन अच्छा बताओ, क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड होते हैं। कितने हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, 10, 20, 50। लेकिन अगर आप एक क्लास, भाई क्लास के अंदर 20 मेथड हैं, अगर आपको बाहर 20 यूज करने हैं तो आपको 20 मेथड इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत, अच्छा समझना बात एक तब यहाँ। और जैसे आपकी एक फाइल है जिसका नाम क्या है, test.ts, इसके अंदर 10 फंक्शन है, क्या, 10 फंक्शन तो किसी क्लास में नहीं होते ना। अगर तुम चाहते हो ये 10 फंक्शन बाहर इस्तेमाल हो सकें तो 10 के 10 के आगे बनाने के टाइम पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा। तभी बाहर वाले इन 10 को इंपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, क्लास की, ये मेथड्स की बात आती है, तो याद रखना फंक्शन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जबकि जो मेथड है वो हमेशा किससे बधा रहता है, क्लास से। तो अगर आपने क्लास एक्सपोर्ट कर दिया तो उसके साथ सारे मेथड अपने आप एक्सपोर्ट हो जाएंगे, आपको अलग अलग एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्लास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप वहाँ क्लास पा जाएंगे, फिर क्लास के आगे डॉट लगा के आप चाहे तो आराम से मेथड क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट बना के मेथड क्या कर सकते हैं। तो अगर एक क्लास के अंदर 10 मेथड है तो 10 मेथड को एक्सपोर्ट नहीं करना होता, किसे एक्सपोर्ट करना होता है, क्लास। और क्लास एक्सपोर्ट कर दोगे तो उसकी सारी चीज़ें अपने आप एक्सपोर्ट हो जाए। क्लियर? अच्छा, इसमें भी चलता है क्या, प्राइवेट का मतलब हो गया ये कि बाहर वाले क्लास तो लेके चले जाएंगे, लेकिन ये वाला मेथड नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेथड कैसा है, प्राइवेट। और अगर नहीं बनाओगे तो बाहर क्या होगा, यूज। तो ये क्या है, क्लास है और क्या है, मेथड। ठीक है? वैसे तुम लोग नहीं पढ़े हो, थोड़ा कम जानते हो इस बारे में, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। जावास्क्रिप्ट वाले तुम लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये लोग तुम लोग कायदे से पढ़े हो ना, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होता है ना। इसमें भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, ये जो फंक्शन बनाए हैं, ये जो मेथड बनाए हैं, ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। जैसे हमारे में नहीं था। और अगर स्टैटिक बनाना होता तो जानते हो क्या करते, स्टैटिक लिखते। चलो इन लोग को याद करा दे रहे हैं, तुम लोगों को कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, लेकिन इन लोग को याद दिला रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों में क्या था जावा में कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक क्लास के साथ क्या मिलती थी, स्टैटिक चीज़, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक भी और स्टैटिक भी। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ नॉन स्टैटिक मिलेगा और क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक मिलेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ दोनों नहीं मिलेगा जैसा जावा में मिला। ये अंतर है ना। चलो तुम लोगों को कल बताएंगे यार
एक कंसेप्ट ये भी कि स्टैटिक क्या होता है और क्या क्या होता है, नॉन स्टैटिक, है ना। तुम लोग भी क्लास ऑब्जेक्ट यूज किए हो ना, तुम लोग यूज तो किए हो, लेकिन जो तुम यूज किए थे सब क्या था, नॉन स्टैटिक था। एक कंसेप्ट और भी होता है क्या, स्टैटिक, ठीक है। तो अब बताओ, अब तो एक बेसिक आइडिया सबको लग गया। हो सकता है प्लेराइट के बारे में नहीं पता हो अब, लेकिन एक काम करते हैं, तो फिर कल से जेनरिक मेथड बनाना स्टार्ट करें। पहले तो इन लोग को समझाना पड़ेगा कि आखिर जेनरिक मेथड का कंसेप्ट ही क्या है ना, और उसी में फिर एक बार प्लेराइट भी सारा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, चलो एक तब भी एक बेसिक रफ आइडिया बता दिया, अब आगे इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे फ्रेमवर्क, तो यही सब सारी चीज़ें क्या आएंगी, फिर से सामने आएंगी। तो उसी समय फिर से क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा उसी टाइम पे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, ठीक। तो चलो आज इतना ही रखते हैं।